हे गाइस, वेलकम टू सोर्स पॉइंट। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वीज़ एंड आइज के करंट अफेयर्स जो कि हमारे नवंबर मंथ की है। तो यहाँ पे हमने सारे टॉपिक्स को कंप्लीट कर ली है। आज आपका एक कल्चर का लेसन मिलेगा, इसी के साथ आप लोग को यहाँ पे स्कीम्स की भी लेसन मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज आप लोग का जो मेंस क्वेश्चन आंसर राइटिंग चलता है यहाँ पे, जो हमारे ग्रुप से जुड़े हुए हैं उनके लिए यहाँ पे आज 4th, 5th और 6th क्वेश्चन है। ये GS2 की मैं प्रैक्टिस करने के लिए दे रही हूँ। तो चारों जो पेपर है GS1, GS2, GS3, GS4 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व कीजिए। और अभी तक आपने काफ़ी मेहनत की है, अक्टूबर मंथ से आप लोग लिखना स्टार्ट किए हो और जनवरी आ चुका है, तो इसको ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए। क्योंकि कहीं पे भी एक बार लिखने का कोशिश कीजिए, देखिए कि किस तरीके से लिख पा रहे हैं आप लोग, यहाँ पे क्वेश्चन को समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, कि क्या रिक्वायरमेंट है यहाँ पे। और 150 वर्ड्स में लिखना है, 10 मार्क्स की ये क्वेश्चन है। जब असली में आप UPSC के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करोगे ना, देन यू फील डिफरेंट। ठीक है, देखिए जो रियल गेम होता है वो कहीं ना कहीं आपको अलग देखने को मिलेगा, जितनी भी चीज़ें आपने प्रैक्टिस करी है। तो थोड़ी सी अलग चीज़ों के लिए आपको क्या करना होगा कि उसी के सेम पैटर्न को आपको उठानी होगी, यानी कि UPSC के प्रीलिम्स की जो मेंस की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको ज़रूर देखिए। तो ये तीनों क्वेश्चन का ज़रूर लिखिएगा। आप लोग फर्स्ट, सेकंड, थर्ड की भी आंसर्स बहुत अच्छे लिखे थे। कुछ कॉपी बच गए हैं, चेक करना, वो चेक करके आप लोग को मिल जाएगा आज। इसको भी ज़रूर लिखिएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में है, तो आई होप कि आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी। और जो कोई हमारे इनिशिएटिव के साथ जुड़ना चाहते हैं उनके लिए एक छोटी सी न्यूज़ है कि आप लोग बस यहाँ पे इस Gmail ID पे मेल करके आप लोग डिटेल यहाँ पे पता कर सकते हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आइए एक रिवीजन हो जाएगा आपका कल्चर में। ये हमारा एक टॉपिक है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। तो आप लोग को याद आ रहा होगा, अभी हम लोग इसके बारे में इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये 100 ईयर्स हो चुका है नवंबर मंथ में। ठीक है, तो इसको प्यार से AITUC भी कहते हैं। इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? तो 1920 में। किसके द्वारा इसको फॉर्म किया गया था? तो ये जो आप लोग पढ़ते हो, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय के द्वारा। साथ ही यहाँ पे कुछ और भी थे, जोसेफ जी थे, दीवान चमान भी थे। तो ये सब नाम भी आपको याद रखना है। मेनली आपको याद रखना है कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस किसके द्वारा फॉर्म किया गया था? तो बाल गंगाधर तिलक एंड लाला लाजपत राय। ओके, साथ ही साथ आप देखो कि लाला लाजपत राय जो है वो फर्स्ट प्रेसिडेंट, यानी कि इसके ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे यहाँ पे? तो लाला लाजपत राय। और दमन चमन लाल की बात करें तो ये पहले यहाँ पे जनरल सेक्रेटरी थे। CR दास, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, इन ये भी यहाँ पे जो है प्रेसिडेंट जैसा रहे, यानी कि इनके बाद जो है इन सारे लोगों का भी नाम आया है। तो कहीं पे भी आपसे पूछा जा सकता है, UPSC ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं पूछती है, लेकिन हाँ इनडायरेक्ट आपसे पूछ सकती है कितने लोग जो है ना ये और इस ऑर्गेनाइजेशन के, इस यूनियन कांग्रेस के जो है प्रेसिडेंट रहे हैं। तो याद रखना है, पहले तो लाला लाजपत राय थे, उसके बाद CR दास, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, इनका भी नाम याद रखना है। गया सेशन की बात करें कांग्रेस का, जो कि 1922 में था, इनके इसमें वेलकम हुआ था कि क्या, क्यों हम लोग को यहाँ पे जो है ना AITUC का फॉर्मेशन करना है। और एक कमेटी बनाया गया था जो कि इसको असिस्ट की थी, यानी कि इस ऑर्गेनाइजेशन को देखकर कहा गया था कि हाँ ठीक है, इसका गठन कर लेना चाहिए। बाद में AITUC को यहाँ पे स्प्लिट कर दिया गया, दो भाग में बांटा गया। 1929 में ये आपका नेशनल ट्रेड यूनियन फेडरेशन बन गया और 1931 में ये रेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस बन गया। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आप लोग देखोगे जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था तो AITUC के द्वारा काफ़ी अच्छा खासा रोल प्ले किया गया था, किसमें? तो वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियन के फाउंडेशन में। तो ये भी चीज़ें ध्यान रखनी है आपको। ये सारे फैक्ट्स है, इसमें आपको समझने का कुछ भी नहीं है, आपको रट्टा मारना ही है। ठीक है, आइए कुछ और ट्रेड यूनियन के बारे में देख लेते हैं और लेबर यूनियन के बारे में, जो कि फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम में था। एक तो था बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन, जिसका फॉर्मेशन 1819 में हुआ था और ये NM लोखंडे के द्वारा किया गया था और ये फर्स्ट वर्कर ऑर्गेनाइजेशन के एज में था। पहला आप लोग देखोगे कि जो रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइज्ड ट्रेड यूनियन इंडिया में था वो मद्रास लेबर यूनियन था और ये BP वाडिया के द्वारा ये आपका इस यूनियन को बनाया गया था। कब? तो 1918 में। 1920 में क्या हुआ? अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन का फाउंड किया गया और ये किसके द्वारा किया गया? तो ये सारा भाई थे, इनका नाम याद रखना है। साथ ही कुछ और वर्कर यहाँ पे एसोसिएशन था इस समय, जो कि आप लोग कुछ कुछ नाम देख सकते हो। हालांकि ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चंस पूछा तो नहीं जाएगा, क्योंकि क्वेश्चंस पूछा जाएगा तो AITUC के साथ ही पूछा जाएगा। क्या क्या फैक्टर्स है जिसके कारण ये ट्रेड यूनियन का फॉर्मेशन हुआ? सबसे पहला तो है कि वर्ल्ड लेबर मूवमेंट का इन्फ्लुएंस था यहाँ पे, क्योंकि रशियन रिवोल्यूशन आपने देखा 1917 में हुआ, जो कि ग्रेट इम्पटस है हमारे इंडियन लेबर मूवमेंट के लिए और यहाँ पे वर्किंग क्लास के लिए, एज ए वर्किंग क्लास। ठीक है, ये यहाँ पे काम करते थे पीजेंट्री के साथ और साथ ही साथ जिनके द्वारा यहाँ पे पहली बार ये पावर जो है कैप्चर किया गया। तो पहली बात यहाँ पे क्या है, क्या यहाँ पे फॉर्मेशन, क्या क्या फैक्टर्स है? तो वर्ल्ड लेबर मूवमेंट के द्वारा ये इन्फ्लुएंस हुआ। सेकंड देखिए इंडस्ट्रियल अनरेस्ट है, यानी कि बॉम्बे में जो स्ट्राइक्स हुआ था ये सारे वर्किंग आवर्स के अगेंस्ट में। यहाँ पे आप लोग देखो कि आज के भी डेट में आप लोग देख रहे थे कि जितने भी लेबर
माइग्रेशन, रिवर्स माइग्रेशन हुआ था जब वो अपने गांव वापस लौट गए थे लॉकडाउन के टाइम में। लेकिन जब लॉकडाउन ओपन हुआ तो सारे मजदूर जो है ना वापस से बिहार यूपी से निकल गए, दूसरे दूसरे राज्य में चले गए। क्यों चले गए? क्योंकि उनको अपने गांव में जॉब नहीं मिला। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये है कि जब वो दूसरी जगह गए, जैसे कि आप लोग देखो कि उड़ीसा गए, आंध्र प्रदेश गए, महाराष्ट्र गए, एमपी गए, तो कुछ राज्य के ऐसे वहाँ के गवर्नमेंट थे जिनके द्वारा ये कहा गया कि जो वर्किंग आवर है लेबर का वो बढ़ा दिया जाएगा, लेकिन उनकी वेजेस नहीं बढ़ाई जाएगी। 8 घंटे एक स्टैंडर्ड टाइम है काम करने का, लेकिन उनका था कि 12 घंटे काम करेंगे, लेकिन उसके अकॉर्डिंग उनको वेजेस भी नहीं देंगे। तो ये आज की डेट में भी चलते आ रहा है। तो अब आप यहाँ से समझ सकते हो कि आज की डेट की जो स्थिति है वो हमारे पहले की स्थिति से कोई ज़्यादा चेंज नहीं आया है। हालांकि इसको जो है देखेंगे कि कैसे किया जा रहा है, लेकिन फिर भी आपको ये ध्यान रखिए कि यही चीज़ें उस समय भी हो रही थी कि लेबर से बहुत ज़्यादा काम कराया जा रहा था, लेकिन उस हिसाब से उनको वेजेस नहीं दी जा रही थी। तो ये भी एक रीज़न था कि इस तरीके का ट्रेड यूनियन हो जिसमें कि इस मुद्दे पे भी बात किया जाए। साथ ही ऑपरेशन और एक्सप्लॉयटेशन था। ब्रिटिश रूल के अंदर तो बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन किया गया, सारी चीज़ें तो इन्होंने बर्बाद ही करके रख दी। हमारे इंडिया की प्राइमरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर सब तो ब्रिटिश बर्बाद करके ही चला गया। तो यही चीज़ें थी, एक्सप्लॉयट बहुत ज़्यादा किया जा रहा था। और एक्सप्लॉयट करने के लिए ऐसा भी नहीं है कि कोई एक किसी भी पर्टिकुलर वर्कर्स को, किसी भी पर्टिकुलर सेक्शन को इन्होंने टारगेट किया, नहीं, एक्सप्लॉयट किया, सबको किया, चाहे वो बच्चे हो, चाहे वो बड़े हो, चाहे बूढ़े हो, चाहे यहाँ पे महिलाएं हो, चाहे और भी जितने फील्ड के जो वर्कर्स हो, सबको इन्होंने जो है एक्सप्लॉयट किया। साथ ही नेशनल फ्रीडम मूवमेंट भी था, यानी कि 20वीं सेंचुरी में आप स्टार्टिंग में देखोगे कि कुछ लेबर्स का पार्टिसिपेशन था फ्रीडम मूवमेंट में, जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़ते जा रहा था। क्योंकि सबसे पहले आप देखो कि स्वदेशी मूवमेंट निकल कर आया था। क्यों? क्योंकि बंगाल को विभाजित किया जा रहा था। तो बंगाल को विभाजन करने के बाद स्वदेशी मूवमेंट आया, उसमें आपने देखा होगा कि बच्चे भी उसमें पार्टिसिपेट किए थे, विमेन भी पार्टिसिपेट की थी। लेकिन इसके बाद धीरे धीरे और भी मूवमेंट स्टार्ट हुआ, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ, उसके बाद आपका चंपारण मूवमेंट हुआ, वो जो एज ए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, उसके बाद आपका जितना भी मूवमेंट होता गया, लास्ट में चलकर जब क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में आया, तब आपने देखा होगा कि मास पार्टिसिपेशन था, यानी कि हर एक तबके के लोग वहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे थे और हर किसी को ये जागरूकता हो गई थी कि अब जो है आज़ादी लेके रहना है। तो इसलिए इस तरीके का फ्रीडम मूवमेंट जो है वो बढ़ते जा रहा था। तो इसलिए यहाँ पे ट्रेड यूनियन भी बनाया गया, क्योंकि नए नए ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन हो रहा था। हर एक गुट के लोग जो जिनका अपना खुद का सोच था, जो कि अपने हिसाब से वो इंडिपेंडेंस और भारत को स्वतंत्र करना चाह रहे थे, तो वो छोटे छोटे गुटों में बढ़ते जा रहे थे और इस हिसाब से जो है हमारा मास पार्टिसिपेशन हुआ और इस तरीके से जो है हम लोग यहाँ पे इंडिपेंडेंस लिए। तो ये छोटी सी न्यूज़ थी थोड़ी, अभी हम लोग इसे स्टडी कर रहे हैं क्योंकि रिसेंटली जो डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड है और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, उनके द्वारा एग्जेम्प्ट किया गया है, यानी कि हैंडीक्राफ्ट और जो जियोग्राफिकल इंडिकेशन टॉयज़ है उनको क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर से यहाँ पे बाहर रखा गया है। जो विज़न है हमारी कि इंडिया को एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनानी है और जिसमें कि हम लोग सेल करें और एक्सपोर्ट कर सके अपने टॉयज़ को, तो उसके लिए जो क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर है, इस पैरामीटर से हमारे जो हैंडीक्राफ्ट है, हाथों से बनाए हुए जो टॉयज़ होते हैं, खिलौने होते हैं, और जो जियोग्राफिकल इंडिकेशंस वाले जो टॉय होते हैं, कोई कोई जगह के आप देखोगे जो उस ज्योग्राफी के टॉयज़ होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, तो उनको एक पहचान दिलाने के लिए ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस का टैग दिया जाता है। तो इन दोनों तरीके के टॉयज़ को बाहर रखा गया है। तो अब देख लेते हैं कि इंडिया में टॉय इंडस्ट्री कैसी है। इंडिया की टॉय मार्केट आप देखो तो 450 से 500 MN डॉलर है ये, जो कि हमारे वर्ल्ड टॉय मार्केट का 0.5% है। तो आप समझ सकते हो कि बहुत ही कम है, ठीक है। जो कि हमारे वर्ल्ड में आप देखोगे तो 90 बिलियन डॉलर तक का है और हमारा कितना है तो 450 से मिलियन डॉलर तक का है, तो बहुत ही कम हो गया। और इंडिया में आप जानते हो कि लार्जेस्ट यंग पॉपुलेशन है पूरे वर्ल्ड में, जो कि हमारे टॉय इंडस्ट्री अगर कंट्री में देखें तो एक अच्छा खासा रैपिड ग्रोथ हो सकता है। 1980 तक आप देखो तो बहुत सारे टॉय है जो कि इंडिया में यूज़ होते थे और इंडिया में ही वो बनते थे। साथ ही साथ 1991 से जब हम लोग अपनी इकॉनमी को ओपन कर दिए तो ये चीज़ें हमारी चेंज हो गई और आज की डेट में जो हमारे इंडियन मार्केट में आप देखोगे तो चाइना के टॉयज़ से जो है वो पूरा फ्लडेड है। तो आप भी खरीदते होंगे, मैं भी खरीदती हूँ, जो कि आप देखते हो कि चाइना का टॉयज़ बहुत ज़्यादा सस्ता होता है और उनमें बहुत ज़्यादा इनोवेटिव चीज़ें होती है। इट मीन्स कि कुछ नए नए तरीके के लाइटिंग वगैरह और फंक्शंस होते हैं, फीचर्स ज़्यादा होते हैं सस्ते दामों पे। तो चाइना के टॉयज़ से आज की डेट में हमारा इंडियन मार्केट पूरा फ्लडेड है। करेंटली आप देखो तो 80% जो इंडियन का टॉय है वो चाइनीज़ इंपोर्ट है और नॉन ब्रांडेड चाइनीज़ टॉय जो है वो 90% हमारे इंडिया के मार्केट में है। तो इसमें आप समझ सकते हो कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। चाइना का जो मैन्युफैक्चरर्स है वो आप देखो कि वर्ल्ड टॉय का 75% तक है। तो यहाँ पे चाइना पूरे मार्केट को छाप चुका है।
अब देखते हैं कि हमारा इंडिया का जो ट्रेडिशनल टॉय है इसके बारे में देख लेते हैं। इंडिया बहुत पुराना एक आप जानते हो कि मैरियड ऑफ टॉयज़ है, जो कि बहुत सारे मटेरियल से हमारे यहाँ खिलौने बनाए जाते थे, जैसे लकड़ी के, पॉलीमर के, कपड़े के, फाइबर के, वुड पल्प के, रबर के, मेटल के। तो इतने सारे चीज़ों से हम लोग जो है डिफरेंट डिफरेंट तरीके के खिलौने बनाते हैं। इंडिया में रिच कल्चर है स्टोरी टेलिंग का, यानी कि टॉयज़ का, गुड्डे गुड़ियों का खेलना आप लोग देखते हो। और बच्चे जो होते हैं वो अगर लड़के हुए तो आपको पता है कि वो गाड़ियों से ज़रूर खेलते हैं, उनको गड्डी वगैरह चाहिए। छोटी छोटी लड़कियां हैं तो उनको टेडी बियर वगैरह चाहिए। तो ये सारे टॉयज़ जो है हमारे इंडिया में आप देखो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बच्चों के लिए। इंडियन टॉय अगर हम लोग 5000 ईयर अगो देखें तो जो एग्जावेटेड टॉयज़ है और जो डॉल्स है वो हड़प्पन और मोहनजोदारो में भी पाए जाते थे। तो आप समझ सकते हो कि वहाँ पर डांसिंग वुमेन हो गए, छोटे छोटे कार्ट हो गए। तो इस तरीके की चीज़ें जो है हड़प्पा और मोहनजोदारो में भी पाए गए हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ ही साथ अगर ट्रेडिशनल टॉय सेक्टर देखें तो इको फ्रेंडली है। इट मीन्स कि नेचुरल प्रोडक्ट से बनाए जाते हैं, क्ले पेपर से, वुड से, वेजिटेबल कलर से। और यहाँ पे जो ट्रेडिशनल टॉय मैन्युफैक्चरिंग हब कहा जा रहा है तो कर्नाटक में है, चन्नपटना में, और यूपी में चित्रकूट में है, और कोंडापल्ली है आंध्र प्रदेश में, और बुदनी रेवा है मध्य प्रदेश में। तो ये जगह का नाम भी याद रखिएगा, मैच द फॉलोइंग में आ सकता है। और साथ ही साथ कहाँ कहाँ कौन कौन से टॉय मार्केट है इसको भी आपका मैच द फॉलोइंग में आ सकता है। अभी हम लोग इसके बारे में क्यों बात करें, इसके बारे में हम लोग इसलिए बात करें क्योंकि सरकार के द्वारा आत्मनिर्भर भारत कहा जा रहा है और वोकल फॉर लोकल की स्लोगन निकल कर आ रही है कि अब हमें बाहर की चीज़ों को बाइकआउट करना है। अब हम लोग अपने ही कंट्री में जो मैन्युफैक्चर होंगे वही सारे सामान को इस्तेमाल करना है। तो देख लेते हैं कुछ नाम और कुछ स्टेट और इसकी क्या डिस्क्रिप्शन है। हल्का फुल्का देख लीजिए, याद मत, इतना ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है, 2-4 बार देखोगे तो दिमाग में बैठ जाएगा। चन्नपटना टॉय कहाँ का है, कर्नाटक का है। और इसमें आप देखो कि ये इम्प्रेस्ड हुए थे जो कोटेड वुडन आर्टिफैक्ट है, यानी कि जो भी आपका टॉय बनाया जाता था उसमें आपका एक वुडन आर्टिफैक्ट को कोट किया जाता था लकड़ियों से। किन्नल टॉय है जो कि कर्नाटक का है, और ये भी लकड़ियों का टॉय है। मोस्टली यहाँ पे हिंदू गॉड और गॉडेस बनाए जाते थे। और आंध्र प्रदेश का क्या है, कोंडापल्ली टॉय है। ये अभी भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, मैं थे बोल दी लेकिन ये एग्जिस्ट कर रहे हैं। इसको बोमला कोवलू भी कहते हैं, दशहरा टॉयज़ भी कहते हैं, डॉल्स भी कहते हैं। और एटिकोपाका टॉयज़ है आंध्र प्रदेश का। तो एटिकोपाका जो टॉयज़ है वो बहुत सॉफ्ट वुड के होते हैं और काफ़ी अच्छे कलर के होते हैं। कलर्स जो है वो काफ़ी नेचुरल होते हैं। निर्मल टॉयज़ है तेलंगाना का। ये एक निर्मल टॉयज़ ऑफ तेलंगाना का स्टाइल है जो कि ब्यूटीफुल, आपको यहाँ पे अजंता का जो फ्लोरर है और मुगल मिनिएचर है उसका कॉम्बो देखने को मिलेगा। तमिलनाडु का एक थंजावुर गोलू डॉल्स है। ये थंजावुर डांसिंग डॉल है जिसको कि थंजावुर थलिएटी बोमाई भी कहते हैं। उसके बाद लापदाई भी ये मणिपुर का है। तो ये एक डॉल है जो कि ये फेमनाइन इमेज है गॉड का, और ये शाबी क्लोथ से बनाया जाता है। आसाम की देखें तो अशारी कांडी टेराकोटा टॉयज़ है। तो ये सिमिलर है टेराकोटा ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन का। तो इसको याद रखिएगा कि आसाम के जगह पे बनाया जाता है। अदर ट्रेडिशनल टॉयज़ देखें तो उड़ीसा का देखिए संबलपुर टॉयज़ है, बिहार का कन्यापुत्री टॉयज़ सिक्की वॉक है, यूपी का वुडन टॉयज़ ऑफ वाराणसी है, वेस्ट बंगाल का नाटून ग्राम टॉयज़ है, और तमिलनाडु का चोपू सामान है, गुजरात का थिग्गा डिंगा है, और पंजाब का चाकना है, महाराष्ट्र का यहाँ पे भातुकली मिनिएचर है। तो किचन सेट्स वगैरह हो जो होता है, जैसे आप बच्चियों लड़कियों को देखते होंगे जब छोटी छोटी होती होगी तो किचन सेट से खेलती है, मैं भी खेली हूँ। तो इसलिए ये सारे जो टॉयज़ होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे इंडियन कल्चर में। अब आते हैं क्या क्या फैक्टर्स हैं जो हमारे इंडियन टॉय इंडस्ट्री को डिमिनिस्ट कर रहे हैं। तो आप देखो कि सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है हमारे पास वो है कि चाइनीज़ टॉयज़ से कंपटीशन करना। चाइनीज़ टॉयज़ की मेन खासियत ये होती है कि वो सस्ते दामों पे ज़्यादा से ज़्यादा फीचर्स आपको प्रोवाइड करते हैं, और वैरायटीज़ तो एन नंबर्स होते हैं, वैरायटीज़ बहुत ज़्यादा होते हैं। उसके कंपैरिजन में आप देखो कि हमारे इंडियन टॉयज़ जो हैं वो थोड़े से पीछे रह जाते हैं। तो इसीलिए और ज़्यादा से ज़्यादा वो ड्यूरेबल भी होते हैं और सेफ़र फॉर चिल्ड्रन भी होते हैं, ठीक है। सॉरी, ये जो मैं बता रही हूँ ड्यूरेबल और सेफर फॉर जो चिल्ड्रन होते हैं ये हमारा ट्रेडिशनल टॉयज़ है। लेकिन चाइनीज़ टॉयज़ में क्या है कि बहुत सारे वैरायटीज़ होते हैं और फीचर्स बहुत ज़्यादा होता है और बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव भी होते हैं। सेकंड है कि फ्रैक्चर्ड इंडस्ट्री। इंडियन की टॉय इंडस्ट्री आप देखो फ्रैक्चर हो चुकी है। सिर्फ 3% हमारे 4000 ओल्ड मैन्युफैक्चरर्स जो है आज के डेट में लार्ज स्केल प्लेयर है। लैक ऑफ इनोवेशन है, हमारी जो टॉय जो हमारे मार्केट में और ग्लोबल मार्केट में उसकी अस्तित्व खत्म हो गई जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इनोवेशन। कुछ नया नहीं इनोवेट किया गया। साथ ही इनएबिलिटी टू डिलीवर द बल्क ऑर्डर। हम लोग के जो ट्रेडिशनल आर्टिसंस हैं उनके पास इतना कैपेसिटी नहीं है कि वो बल्क में ऑर्डर को प्लेस कर सके। साथ ही हाई टैक्स भी है।
ट्रेडिशनल टॉयज़ जो है वो 12% ऑफ जीएसटी को अट्रैक्ट करते हैं। इट मीन्स कि जीएसटी में आप देखो कि 0%, 5%, 12%, 18% और 28% ये टैक्स स्लैब है। तो हमारा जो ट्रेडिशनल टॉयज़ आता है उसमें 12% ऑफ टैक्सेस लगते हैं। इट मीन्स कि टैक्सेस भी ज़्यादा है। क्वालिटी इश्यूज़ भी निकल कर आते हैं। हमारे जो ट्रेडिशनल टॉय है वो सिर्फ लेबर इंटेंसिव ही नहीं है बल्कि टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि हाथ से बनाया जो जाता है सामान उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, और अगर मशीनों से बनाए जा रहे हैं तो उसमें टाइम कम लगता है। तो यही बात है कि क्वालिटी इशू भी निकल कर आता है। और कोविड-19 पैंडेमिक के कारण जो है बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ और बहुत सारे सेक्टर तो ऐसे ही हिट हो गए, उसमें से वन ऑफ द ये टॉय इंडस्ट्री है हमारा। तो हमें क्या करने की ज़रूरत है जिससे कि हमारा टॉय इंडस्ट्री जो इंडिया में है वो फिर से रिवाइव हो सके? तो सबसे पहला बात है कि वर्कशॉप करने की ज़रूरत है। हमें फिर से इसके बारे में स्टडी करने की ज़रूरत है कि कैसे न्यू डिज़ाइंस लेकर आए, न्यू इनोवेशन लेकर आए। साथ ही साथ हमें स्किल डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है सारे आर्टिशंस का, उनको एक नया स्किल्स प्रोवाइड करने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है, एनालाइज करने की ज़रूरत है कि पूरे ग्लोबल में सारे कंट्रीज़ जो है, मेनली चाइना को ही अगर एनालाइज कर ले तो काफ़ी हद तक हम लोग सीख सकते हैं कि कैसे वो लोग कम टाइम में इतना ज़्यादा जो है इनोवेशन करते हैं और इतना ज़्यादा वो लोग मैन्युफैक्चर करते हैं। साथ ही फिनेंशियल सपोर्ट और पॉलिसी चेंजेस करने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ सबसे प्रॉब्लम होती है लैक ऑफ फंड। तो हमें अपने जो जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं या फिर जितने भी छोटे एमएसएमई सेक्टर्स हैं, जितने भी लोग हैं जो कि इस तरीके का टॉय इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, उनको फंडिंग की कमी होती है, तो उनको फ़ंड प्रोवाइड करना है। साथ ही यहाँ पे जो पॉलिसीज़ है उसमें भी कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है और ब्रांडिंग करने की ज़रूरत है। टॉय जो प्लास्टिक से बनी है या फिर दूसरे हैज़ार्डियस मटेरियल से बनी है, उसको लकड़ियों की टॉय से और कुछ और नॉन हैज़ार्डियस मटेरियल से रिप्लेस करने का ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ें हमें करने की ज़रूरत है जिससे कि हमारी जो टॉय इंडस्ट्री है फिर से रिवाइव हो सके। कंक्लूज़न में बताया जा रहा है कि इंडिया में 25% वर्ल्ड के बच्चे रहते हैं जिनकी एज 0 से 12 साल है। डोमेस्टिक डिमांड हमारा बहुत ज़्यादा है। अगर हम लोग जो है डोमेस्टिक डिमांड को पूरा करें, और इसके लिए हमारे पास ह्यूज पोटेंशियल है कि हम लोग अपनी डोमेस्टिक डिमांड को पूरा करने के साथ साथ ग्लोबल मार्केट में भी इंटर कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया में एक रिच हिस्ट्री है और कल्चर है जब हम लोग टॉय मेकिंग की बात करते हैं। तो इस चीज़ को हम लोग को फिर से लेकर आना होगा, फिर से हम लोग को फ्लरिश करना होगा, और साथ ही साथ हम लोग को वैरायटी ऑफ ट्रेडिशनल और यूनिक टॉयज़ बनाने की ज़रूरत है। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि क्या अदर स्टेप्स है जो कि यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा लिया जा रहा है जिससे कि टॉय इंडस्ट्री को इंडिया में रिवाइव किया जा सके। तो सबसे पहला है कि मेड इन इंडिया टॉय सरकार के द्वारा मेड इन इंडिया लाया गया, जिसमें कि टॉय बनाने की बात की जा रही है और उसके बेसिस में हम लोग अपने कंट्री को आत्मनिर्भर करेंगे। उसके बाद टॉय कार्टन 2021 है, ये रिसेंटली लॉन्च किया गया जो कि स्पेशल काइंड ऑफ हैकेथॉन है, और ये सेंटर के द्वारा ऑर्गेनाइज़ किया गया जस्ट टू प्रमोट कि हमारे यहाँ का जो टॉय इंडस्ट्री है उसको हम लोग प्रमोट करें, और जो हम लोग दूसरे कंट्री से स्पेशली चाइना से जो टॉय इंपोर्ट करते हैं उसको हम लोग कम करें। उसके बाद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाया गया। इस पॉलिसी में आप लोग देखो कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को, वोकेशनल ट्रेनिंग को बहुत ज़्यादा फोकस दिया गया है। तो बच्चों से को ही यहाँ पे जो है इस तरीके की मेकिंग चीज़ों में इंक्लूड करना चाहिए। जिस किसी भी बच्चे को ये काफ़ी इंटरेस्ट है टॉय से खेलना, तो उनको टॉय मेकिंग डिपार्टमेंट में भी देना चाहिए जिससे कि वो नए नए इनोवेशन कर सकेंगे। साथ ही सेंटर भी यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव प्लान के साथ काम कर रहे हैं जिससे कि डेवलपमेंट, प्रोडक्शन और जो हमारे यहाँ का इंडिजिनस टॉय है उसकी सेल को बूस्ट किया जा सके। तो आप लोग जब भी मार्केट में ख़रीदने जाओ प्लीज़ एक बार पीछे ज़रूर देख लीजिएगा कि वो मेड इन इंडिया है या फिर मेक इन चाइना है, मेड इन चाइना है। काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा कि आप वो सारे टॉयज़ खरीदें जो कि मेड इन इंडिया की होगी, चाइना की नहीं होगी। ओके, तो ये काफ़ी अच्छे आर्टिकल है, कुछ नया आपको जानने को मिला होगा। और याद रखिएगा ये टॉय के बारे में बात किया जा रहा है तो मे भी इससे क्वेश्चंस पूछा जाए। आइए अब हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ चलते हैं जो कि ज्योतिबा फूले जी के बारे में। तो इनके बारे में कुछ फैक्ट्स एंड फिगर है, हिस्ट्री से रिलेटेड है, तो इसको याद कर लीजिएगा। अभी हम लोग इसलिए इनको याद करें क्योंकि इनका 130 डेथ एनिवर्सरी को ऑब्जर्व किया गया है। ज्योतिराव ज्योतिबा गोविंदराव फूले, ये इनका पूरा नाम है, जो कि एक सोशल रिफॉर्मर थे, थिंकर थे, और साथ ही साथ ये जो जन्म लिए थे ये महाराष्ट्र के सतारा डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, माली कास्ट के थे, गार्डनर थे, वेजिटेबल फार्मर्स भी थे। और 13 के एज में ज्योतिराव को जो है वो सावित्री बाई के साथ शादी हो जाती है। जब वो थॉमस पाइन फेमस बुक पढ़े थे द राइट ऑफ मैन, तो ज्योतिराव जो है इनसे काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए थे, और वो बिलीव करते हैं कि विमेन को इनलाइटमेंट करना ज़रूरी है और लोअर कास्ट के पीपल को इनलाइटमेंट करना ज़रूरी है, और यही सिर्फ एक ऐसा सॉल्यूशन है जिससे कि हमारी समाज में जो भी कुरीतियाँ है, जो भी यहाँ पे सोशल इविल्स है, उसको हम लोग दूर कर सकते हैं, महिलाओं को आगे लाकर और लोअर कास्ट के पीपल को आगे लाकर। उनके द्वारा जो है देखिए महात्मा उनको कहा गया बाय विथलराव किशन जी, कृष्ण जी वदेंकर के द्वारा।
साथ ही एफ़र्ट्स आप देखो कि इनका सोशल रिफॉर्म्स में क्या क्या एफ़र्ट्स लगाया गया। तो एजुकेशन के क्षेत्र में आपको पता है कि इनके द्वारा सजेस्ट किया गया कि कंपलसरी यूनिवर्सल और क्रिएटिव एजुकेशन होना चाहिए। ये और इनकी जो वाइफ थी सावित्री राव फुले, उनके द्वारा पहला ऐसा स्कूल जो है दलित गर्ल्स के लिए वो ओपन किया गया था, वो भी भिड़ेवाड़ा में पुणे में और 1848 में। और उस स्कूल में जो है मेनली आप देखो कि वेस्टर्न एजुकेशन के ऊपर ये बेस्ड था, और यहाँ पे जो है मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल स्टडीज़, ये सारी चीज़ें जो है इंक्लूड थी। ठीक है। उसके अलावा आप देखो कि विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर भी ये काफ़ी काम करते थे। क्वालिटी ऑफ मेन और इक्वालिटी ऑफ मेन और विमेन के ऊपर इनका काफ़ी ज़्यादा फोकस होता था कि दोनों को इक्वालिटी यहाँ पे प्रोवाइड करना है। साथ ही कुछ ऐसी चीज़ें थी जैसे चाइल्ड मैरिज हो गया, फीमेल इन्फेंटिसाइड्स हो गया, इन सारी चीज़ों को ख़त्म करने के पीछे ये लगे रहते थे और काफ़ी ज़्यादा फाइट भी करते थे। इनके द्वारा पहली बार इन्फेंटिसाइड प्रोहिबिशंस होम जो है इंडिया में, जिसको कि बाल हत्या प्रतिबंधक गृह जो है वो स्टार्ट किया गया, और विडो रीमैरिज के लिए भी इनके द्वारा काफ़ी फ़ाइट किया गया। और कास्ट सिस्टम जो हमारे कंट्री में था उसके अगेंस्ट में ये काफ़ी ज़्यादा फाइट करते थे। इनके द्वारा कहा गया, पहली बार ये थे जो कि यहाँ पे दलित टर्म लेकर आए थे लोअर कास्ट और अनटचेबल्स को, तो ये भी याद रखिएगा। एसोसिएशन की देखें तो 1873 में इनके द्वारा सत्यशोधक समाज यानी कि सोसाइटी ऑफ सीकर्स ऑफ ट्रूथ इन पुणे ये यहाँ पे फॉर्म किए। ये सोशल रिफॉर्म सोसाइटी था जो कि इक्वल राइट्स, जो भी डिप्रेस्ड क्लासेस थे, निचले वर्ग के लोग थे, उनके लिए ये लड़ते थे। लिटरेरी वर्क अगर आप देखोगे तो इनके द्वारा जो है कुछ पब्लिश की गई है, जैसे कि ब्रह्मच्चा कसब है, गुलामगिरी है, और शेतकर्षिया अशुद्ध है, सार्वजनिक यहाँ पे सत्य धर्म पुस्तक है। तो ये याद रखिएगा, ये पूछ लिया जाता है कि किनकी ये आपकी वर्क है। ओके, तो इस तरीके से इनकी जो फैक्ट्स एंड फिगर है वो आपके कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा कम और हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक पर्सनालिटी के ऊपर यूपीएससी हमेशा क्वेश्चन पूछती है, तो इन पर्सनालिटी को याद रखिएगा। कभी भी आप अगर सोशल इश्यूज़ में कुछ भी लिख रहे हो तो इनका एग्जाम्पल बहुत अच्छे तरीके से दे सकते हो। ये एजुकेशन के फील्ड में, विमेन एम्पावरमेंट के फील्ड में, विडो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं केव पेंटिंग्स के साथ। रिसेंटली वर्ल्ड की जो ओल्डेस्ट नोन केव पेंटिंग है, जो कि पेंट किया गया है एटलीस्ट 45,500 ईयर्स अगो, वो यहाँ पे लाइमस्टोन केव, जो कि आपका इंडोनेशिया में एक जगह है लियांग तोडंग, तो वहाँ पे ये पाया गया है। तो आप लोग समझ सकते हो कि केव पेंटिंग, केव मीन्स आप लोग जानते हो किसी गुफा को कहते हैं, और उस गुफा में पेंटिंग करना, पहले के लोग जो है पेपर पेन में तो पेंटिंग नहीं करते थे। पहले के लोग आप लोग को पता है कि दीवारों में पेंटिंग करते थे, साथ ही ये दीवारों को काट काट के वो लोग नक्काशी बनाते थे। तो आज के डेट में कई जगह आपको टेम्पल्स में वो सारे नक्काशी देखने को मिलेंगे ही। तो ये जो केव पेंटिंग पहले होता था वो भी आप समझ सकते हो कि कितना पहले है, 45,500 ईयर्स अगो है। तो ये आप लोग समझ सकते हो। तो ये भी आपका एक क्वेश्चन बन सकता है कि कहाँ पे ये अभी केव पेंटिंग पता चला है, तो ये इंडोनेशिया में। ये जो केव पेंटिंग है ये अनकवर्ड है साउथ सुलेवेसी में, जिसमें कि लार्ज साइज आपको लाइफ साइज डिपिक्शंस देखने को मिलेगा। साथ ही इससे पहले ओल्डेस्ट जो डेटेड रॉक आर्ट सीन था वो यहाँ पे बताया जा रहा था कि 43,900 ईयर्स अगो पहले ये मिला था। तो इसमें आपको देखने को मिला है कि हाइब्रिड ह्यूमन एनिमल बिंग हंटिंग सुलावेसी वाटी पिग्स और ड्वार्फ बॉविड। तो ये जो केव पेंटिंग बनाया जाता है तो उसमें किसी भी चीज़ की तो पेंटिंग बनाई जाती होगी ना। तो यहाँ पे आप देखो कि हाइब्रिड यानी कि ह्यूमन और एनिमल को मिलाकर एक पेंटिंग बनाई जाती है, जिसमें कि आपका एक पिग और या बॉविड्स एक तरीके का आपका स्पीशीज होता है, उनको ये पिक्चर्स में बनाते थे मेनली। अब समझिए कि केव पेंटिंग इंडिया में है कहाँ और क्या है, इसके बारे में कुछ समझ लीजिए। इंडिया में आप देखोगे तो सबसे पुरानी जो पेंटिंग है उसको रिपोर्ट किया गया था पैलियोलिथिक टाइम्स के समय में। ये एरा है तो ये पैलियोलिथिक टाइम्स के समय में ही ये आपका केव पेंटिंग देखा गया था। ये जो केव पेंटिंग है ये मैनिफेस्टेशन है, यानी कि होमिनिन्स का ये आपका डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। यानी कि बहुत सारे मेसोलिथिक केव पेंटिंग्स जो है इस समय निकल कर आए थे। यहाँ पे कोई भी कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, इट मीन्स कि एक पक्का सबूत तो हमारे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है कि जो लोअर पैलियोलिथिक पीपल्स है वो यहाँ पे इस तरीके के ऑब्जेक्ट को प्रोड्यूस कर पाए थे कि नहीं। लेकिन जो फर्स्ट डिस्कवरी हुई थी, पहली बार जो रॉक पेंटिंग की डिस्कवरी हुई थी इंडिया में, वो 1867 या 68 में। वो भी यहाँ पे आप लोग देखो कि आर्कीबोल्ड चार्ले, जो कि सोहागी हत में हुआ था, और ये मिर्ज़ापुर यूपी में है। तो सबसे पहले कहाँ पे रॉक पेंटिंग का डिस्कवरी हुआ था, तो मिर्ज़ापुर में यूपी में हुआ था। ये जो केव है भीमभेटका,
इसके लिए आप लोग पढ़े होंगे। अगर आप लोग आर्ट एंड कल्चर की अगर स्टैंडर्ड बुक फॉलो करना चाहते हो तो एक तो आपकी नितिन सिंघानिया है, बट नितिन सिंघानिया बहुत ही मोटी है और उतना आपको जो है ना उसके आउटपुट नहीं मिलेंगे, आप पढ़ने में बहुत सारा समय बर्बाद कर सकते हो, बट उससे जो क्वेश्चन निकल कर आते हैं वो बहुत रेयर होते हैं या फिर एक दो देखने को मिलेगा। तो मुझे नहीं लगता कि दैट बुक इज़ इनफ फॉर दिस एग्जामिनेशन एंड उसको फॉलो करना चाहिए। तो बेटर बुक अगर आप लोग फॉलो करना चाहते हो तो एनसीईआरटी की 11-12 की फाइन आर्ट्स की बुक आती है, उसको आप लोग ज़रूर फॉलो कीजिए। उसमें बहुत अच्छे तरीके से डिटेल में और छोटी सी पतली सी बुक है, तो 3-4 बार आप पढ़ जाओगे तो आपकी काफ़ी कॉन्सेप्ट वहाँ से क्लियर हो जाएगी। भीमबेटका के बारे में भी स्टार्टिंग में बहुत अच्छे से दिया गया है उसमें, तो प्लीज़ उसको फॉलो कीजिएगा। जो केव्स है भीमबेटका का वो डिस्कवर किया गया था 1957 से 58 के बीच में, और ये जो आर्कियोलॉजिस्ट है यानी कि वीएस वाकांकर के द्वारा ये आपका डिस्कवर किया गया था। अब देखते हैं प्री हिस्टोरिक केव वेव्स का कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इस तरीके के जो केव पेंटिंग साइट्स है ना, केव पेंटिंग का, तो इस तरीके जो केव पेंटिंग साइट्स है वो आपका रिपोर्ट किया गया कि हमारे पूरे कंट्री में ही है, पूरे इंडिया में ही है। बट जो रिचेस्ट पेंटिंग है वो आपको विंध्यास रेंज, इट मीन्स कि ये आपका मध्य प्रदेश में और यूपी में देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा केव पेंटिंग कहाँ पाए जाते हैं, तो एमपी और यूपी में। लेकिन अगर कुछ और जोग्राफिकल लोकेशन के अकॉर्डिंग पूछ लिया जाए तो ये भी ध्यान रखना है कि विंध्यास रेंज है और कैमूरियन एक्सटेंशन है, ठीक है, कैमूर प्लेट्यू आपको देखने को मिलता है, तो इसकी एक्सटेंशन में भी ये आपका केव पेंटिंग देखने को मिलती है। ये सारे हिल रेंजेस है जो कि फुल ऑफ पेलियोलिथिक और मेसोलिथिक रिमेन्स है। इस पेंटिंग में जो कलर है वो आपका बहुत ही इंटैक्ट होता है, क्योंकि केमिकल रिएक्शन अगर ऑक्साइड्स का देखें तो ये जो रॉक के जो सरफेस होते हैं, पत्थर के जो आपको सतह देखने को मिलेंगे, उससे रिएक्ट करके यहाँ पे कलर्स जो है बहुत अच्छे तरीके से निखर के आते हैं। टेक्निक क्या यूज़ किया जाता है कलर करने में, तो अगर प्री हिस्टोरिक पेंटिंग में देखें तो जो पत्थर है ना वो यहाँ पे पहली बार पाउडर से आप देखोगे कि यहाँ पे इसको पाउडर बनाया जाता है। उसके बाद आप देखो कि यहाँ पे इसको पानी से मिक्स किया जाता है और कुछ थिक और स्टिकी सब्सटेंस के साथ, जैसे कि एनिमल्स के फैट हो गए, गम्स हो गए, रेजिन्स हो गए, ट्री वगैरह से आप देखते हो ना कि रेजिन्स होते हैं, गम्स होते हैं, तो उन सबको निकाल के उससे मिलाकर, और ब्रशेस वेयर मेड ऑफ प्लांट फाइबर, यानी कि प्लांट के फाइबर से ब्रश बनाते थे और उससे वो पेंट करते थे। तो यानी कि प्री हिस्टोरिक एरा में कैसे ये पेंट करते थे, तो पहले पत्थरों को चूर चूर कर उसका पाउडर बनाते थे, उसको पानी से मिलाते थे, और उसके बाद कलरिंग के लिए ट्री से जो उसका गम्स निकलता था, फाइबर निकलता था, तो उसको मिक्स करके और एक प्लांट फाइबर से ब्रश बनाकर उसको कलर करते थे। लेकिन बाद में अगर हम लोग देखें तो इसकी मेनली आप देखोगे कि काफ़ी सारे टेक्निक्स यूज़ करने लगे। पिगमेंट्स जो था वो यहाँ पे ऑर्गेनिक बिंटर के साथ या फिर लाइम को भी यूज़ किया जाता था, वो सारे, और ड्राई यहाँ पे प्लास्टर भी यूज़ किए जाते थे, जिसके थ्रू जो है ये आपका टेक्निक अपनाकर यहाँ पे कलरिंग वगैरह किया जाता था। कुछ आप लोग प्री हिस्टोरिक अगर केव पेंटिंग के साइलेंट फीचर्स देखना चाहते हो तो ये जो पेंटिंग है ये आपका डिवाइड किया गया है 3 कैटेगरीज में। एक है मैन, एक है एनिमल और एक है जियोमेट्रिक। और ज़्यादा से ज़्यादा एनिमल फिगर जो है वो यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता था। अगर ह्यूमन फिगर के कंपैरिजन में देखें, इट मीन्स कि जो पेंटिंग बनाते थे तो उसमें जानवरों की प्रतिमा ज़्यादा होती थी एज़ कम्पेरिजन टू ह्यूमन फिगर। ह्यूमन बींग की बात करें तो इसको भी स्टिक लाइक फॉर्म्स में इसको रिप्रेजेंट किया जाता था, यानी कि इस तरीके से वेवी लाइन हुआ या फिर रेक्टेंगुलर फील्ड यहाँ पे डिज़ाइन हुआ या फिर ग्रुप ऑफ डॉट्स, इस तरीके का ऐसे यहाँ पे ये बनाते थे। डिपिक्शन अगर आप देखोगे तो डे टू डे लाइफ के बारे में बताते थे। इट मीन्स कि एक पेंटिंग जो बनाया जाता था उसमें आप देखोगे कि डे टू डे लाइफ जैसे लोग लीड करते हैं उसको वो शो करते थे, जैसे हंटिंग हो गया, डांसिंग हो गया, तो ये सारे मेन थीम्स थे पेंटिंग के। साथ ही कुछ फ्यू आपको वॉश पेंटिंग भी देखने को मिलेगा। और सुपर इम्पोजिंग ऑफ जो यहाँ पे पेंटिंग थी ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे फेमस था, क्योंकि यहाँ पे इनकी रिचनेस मीन्स कलर बहुत ही ब्यूटीफुल होते थे। साथ ही जो थीम होता था वो लोग अपने लाइफ से रिलेट कर पाते थे। एंड इसका जो स्टाइल था, और ये जो रॉक पेंटिंग है सेंट्रल इंडिया की, ये काफ़ी ज़्यादा सिनोनिम होता है इंडिया का जो रॉक पेंटिंग है ना उसके साथ, यानी काफ़ी ज़्यादा मिलता जुलता भी है, तो इसलिए लोग इसको कनेक्ट कर पाते हैं, उसको यूज़ कर पाते हैं और काफ़ी ज़्यादा इसको अप्रिशिएट भी करते हैं। तो ये जो प्री हिस्टोरिक केव पेंटिंग की साइलेंट फीचर्स है ये आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे देखते हैं कि क्या दोनों में सिमिलैरिटीज़ है और क्या विभिन्नता है। तो आइए देखते हैं कुछ डिस्टिंक्शंस या फिर यहाँ पे सिमिलैरिटीज़। इट मीन्स कि जो प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग है और इंडियन रॉक पेंटिंग है, इन दोनों के बीच में क्या सिमिलैरिटीज़ है। तो हिस्टोरिक अगर पेंटिंग के साइलेंट फीचर्स देख लेते हैं तो ये जो पेंटिंग थे इसमें काफ़ी वेरिएशन आ गई थी।
इट मीन्स कि पहले की पेंटिंग में क्या था, प्री हिस्टोरिक में, कि लोगों की जो डे टू डे लाइफ थी उसको वो शो करते थे। लेकिन हिस्टोरिक में क्या हुआ कि यहाँ पे और काफ़ी थीम्स मिल गए, जैसे रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया जाता था, कुछ पैलेस की सीन्स होते थे, कुछ यहाँ पे मिथोलॉजिकल जो आइडियाज़ थे वो बनाते थे, कुछ फ्लोरल मोटिव्स भी थे, यानी कि फूल पत्ती के भी यहाँ पे बनाए जाते थे सेलिंग्स में, जियोमेट्रिक डिज़ाइंस भी था। तो इस तरीके से डेकोरेशंस ज़्यादा बढ़ गए, यानी कि सजावट पेंटिंग में ज़्यादा बढ़ गए थे। साथ ही साथ आप देखो कि मूवमेंट भी इस फिगर्स में बहुत ही रिदमिक था, यानी कि यहाँ पे सबल लिम्स एक्सप्रेशन, फेसेस का एक्सप्रेशन दिखाया जाता था, कुछ मूवमेंट्स दिखाए जाते थे। तो ये सारी चीज़ें भी इमेजिन किए जा रहे थे इसमें। वाइब्रेंट और ल्यूमिनस कलर था, पहले तो कलर बहुत कम थे, लेकिन हिस्टोरिक पीरियड में जो कलर यूज़ किया जा रहा था वो बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट थी, यानी कि डार्क कलर यूज़ करते थे, जैसे रेड हो गया, फिर यहाँ पे विविध रेड है, जो वर्मिलियन सिंदूर वाला जो रेड होता है वो रेड है, येलो कलर है, इंडिगो ब्लू है, और ब्लैक है, वाइट है। तो ये सारे कुछ एकदम जो चमचम करते हैं ना, एकदम ब्राइट कलर, वो सारे कलर यूज़ होने लगे थे। ब्राउन थिक डार्क लाइन जो है वो यूज़ किया जाता था एज ए काउंटर। इट मीन्स कि आप फेस में भी देखते हो ना कि कॉन्टोर करते हो आप लोग फेस को अच्छे से डिफाइन करने के लिए, तो यहाँ पे भी ब्राउन, डार्क ब्राउन कलर का यहाँ पे आपका यूज़ किया जाता था, जिससे कि कोई अगर पेंटिंग है ना तो उसको अच्छे तरीके से शेप दिया जाता है। ओके, तो ये आपको डिफरेंस याद रखना होगा दोनों टाइम का, प्री हिस्टोरिक का और हिस्टोरिक का। तो आइए देखते हैं कि प्री हिस्टोरिक के पेंटिंग का इवोल्यूशन कैसे हुआ। तो एक एक करके हर एक पीरियड में देखेंगे। पहले अपर पैलियोलिथिक में देखेंगे, क्योंकि लोअर पैलियोलिथिक की कोई भी कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। उसके बाद मेसोलिथिक, यहाँ पे केव पेंटिंग आती है, इसके बारे में देखेंगे। फिर न्यूलिथिक के बारे में देखेंगे। तो वन बाय वन देखते हैं। पहले अपर पैलियोलिथिक के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे सिंपल आइकॉनिक एनिमल और ह्यूमंस है, जो कि फर्स्ट टाइम दिखाया गया था। साथ ही साथ इस पेंटिंग में फर्स्ट टाइम दिखाया गया था। उसमें आप देखो कि एनिमल्स जो है वो नेचुरल आउटलाइंस में दिखाए जाते थे, यानी कि जिस तरीके के जानवर हैं, और ह्यूमंस जो है उनको बहुत तरीके का एक्शन में दिखाया जाता था। इट मीन्स कि डायनेमिक एक्शन होते थे, समटाइम्स हंटिंग करते हुए, समटाइम्स डांसिंग करते हुए, समटाइम्स कुछ और करते हुए। तो इस तरीके से जो है वेरिएशन फॉर्म्स होता था ह्यूमन बींग का। ये सारी जो पेंटिंग्स हैं, ये आप देखो कि परफेक्ट एस शेप के ह्यूमन फिगर्स को ये दिखाते थे, और कुछ एक्टिविटीज़ भी यहाँ पे होती थी। साथ ही साथ ये आप लोग देखो कि जब पीरियड, यानी कि अपर पार्ट ऑफ द रॉक में जो है इस समय आपको देखने को मिलेगा कि शेल्टर होता था, और मोस्टली इसको पेंट किया जाता था। इट मीन्स कि ऐसे केव होते हैं ना, तो केव के किस भाग को पेंट किया जाता था, तो केव के इस भाग को, ये अपर जो यहाँ पे जो रॉक है, इसमें ये पेंट करते थे, और ये एक तरीके का छत का भी काम करता था। तो ये आप लोग समझ गए अपर पैलियोलिथिक की कहानी। अब यहाँ पे मेसोलिथिक जो यहाँ पे केव पेंटिंग है, तो इसके बारे में देखते हैं। यहाँ पे क्रिएटिविटी आपका धीरे धीरे स्टार्ट हुआ बहुत तरीके से, यानी कि डिज़ाइनिंग वगैरह स्टार्ट हुआ, कुछ मोटिव्स बनाने लगे, यानी कि जैसे फूल वगैरह इसका इस्तेमाल करने लगे डिज़ाइन करने के लिए। हंटर्स जो थे वो यहाँ पे सिंपल क्लोथ्स और ऑर्नामेंट ज्वेलरी वगैरह भी उनको पहनाया जाता था। साथ ही ह्यूमन फिगर जो थे वो स्टैटिक थे या फिर एब्स्ट्रैक्ट भी थे। मेल फिगर को यहाँ पे स्टिक लाइन होता था, वहीं फीमेल्स की अगर देखें तो बल्कि बॉक्स शेप में इनका डिज़ाइन बनाया जाता था। और डांस, प्रेग्नेंट वेमेन, चाइल्ड बर्थ और मदर विद ए चाइल्ड, ये सारी चीज़ों को पेंटिंग में ड्रॉ किया जाता था। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो कि लखाजौर का, जिसमें कि फिशिंग सीन है, फैमिली फिस्टिंग है हर्ट में। भीमबेटका आपका कब का हो गया, तो मेसोलिथिक की पेंटिंग ये भीमबेटका हो गया। साथ ही यहाँ पे चतुर्भुज नाथ, ये नाल है, तो इसके बारे में भी आप लोग देख सकते हो। ये कुछ एग्जाम्पल है मेसोलिथिक केव पेंटिंग का। वहीं अगर नियोलिथिक केव पेंटिंग की बात करें, तो ये एक ऐसा पेंटिंग है जहाँ पे आपका जो सेंस ऑफ मूवमेंट है या फिर फिगर है, जिसको कि रिपीटिटिव साइन हो, बार बार दिखाया जाए, या फिर ह्यूमंस और एनिमल्स हैं, वो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लॉस होने लगे, और ज़्यादा से ज़्यादा हाइब्रिड और स्टाइलाइज्ड यहाँ पे दिखाने लगे, क्योंकि और ज़्यादा न्यू फॉर्म में आ गया ना, तो यहाँ पे और ज़्यादा स्टाइलिंग फॉर्म में आपका पेंटिंग देखने को मिला। साइज भी जो है वो बड़े छोटे होने लगे, अधिकतर जो है वो साइज रिड्यूस होने लगा। हंटिंग सीन जो है वो दिखाने लगे यहाँ पे। साथ ही साथ फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो कि आज के भी डेट में ये सारे पेंटिंग्स आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि यहाँ पे चतुर्भुनाथ जो नाल है वहाँ पे आप देख सकते हो कुप गल्लू है, पिखी लाई है, पिखी हॉल है। तो ये सारे कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे आप लोग न्यूलिथिक जो केव पेंटिंग है उसके डिज़ाइंस देख सकते हैं। अब आते हैं कुछ और भी तरीके के केव पेंटिंग है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आप लोग देखो कि इस मैप में फेमस केव पेंटिंग का दिया गया है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसकी स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग रख सकते हो। जैसे लेह में देखिए, क्योंकि आज के डेट में आप लोग को पता है कि जो गालवान वैली का इशू था इंडिया चाइना के बीच में, तो लेह बहुत ही एक स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंट हमारा लोकेशन हो गया एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे ससपाल केव है। उसके बाद नीचे हम लोग आते हैं तो उत्तराखंड में जो है यहाँ पे आपको लखुदियार केव्स देखने को मिलेगा अल्मोड़ा में।
मध्य प्रदेश में आएंगे तो भीमबेटका केव पेंटिंग है, भोपाल में देखने को मिलेगा। एंड आदमगढ़ हिल है जो कि यहाँ पे होशंगाबाद में है। उसके बाद आप देखो होशंगाबाद है। ओके, फिर महाराष्ट्र में क्या है, तो ये अजंता एंड एलोरा केव्स पेंटिंग है। उसके बाद यहाँ पे लेनियाद्री केव्स पेंटिंग है। एलिफेंटा केव्स है जो कि मुंबई में है। और छत्तीसगढ़ में आप देखोगे तो जोगीमारा केव्स पेंटिंग है, ये सुरगुजा में। उसके बाद कर्नाटक में आए तो बादामी केव्स है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तमिलनाडु में आप देखो तो यहीं पे ये आपका सीताना वसल पेंटिंग है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये सब, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 स्टेट का आपको याद रखना है हमारे यहाँ पे केव पेंटिंग्स। फाइन, अब देखते हैं कुछ अदर एग्जांपल्स देख लेते हैं केव पेंटिंग के। जैसे अजंता केव्स है, तो अजंता आप लोग को पता है कि सिर्फ सर्वाइविंग एग्जाम्पल है आज की डेट में 1st सेंचुरी BCE का इस तरीके का पेंटिंग। साथ ही साथ आप देखो कि गुप्ता पीरियड के टाइम में जो कि 5th और 6th सेंचुरी था, तो बहुत सारे रिचली डेकोरेटेड केव्स जो है उसको ऐड किया गया था इस अजंता केव्स में। बाग केव्स की बात करें तो ये लोकेटेड है आपका बाघिनी जो रिवर है उसी के चारों ओर आपको देखने को मिलेगा। और इस केव्स में बुद्धिस्ट पेंटिंग भी है, और ये आपका कब का है, तो 5th और 7th सेंचुरी के बीच में देखने को मिलेगा। मोस्ट जो यहाँ पे सिग्निफिकेंट है वो केव नंबर 4 है, जिसको हम लोग यहाँ पे रंग महल भी कहते हैं। इट मीन्स कि द पैलेस ऑफ कलर्स, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स देखने को मिलेंगे। तो ये केव नंबर 4 है अंडर द बाग केव। थर्ड इज़ बादामी केव। तो बादामी जो है वो पहले चालुक्यन जो डायनेस्टी थे उनकी कैपिटल है। तो ये जो केव पेंटिंग है ये डेडिकेटेड है किसको, तो लॉर्ड शिव को। और यहाँ पे पहले जो ब्राह्मणिकल पेंटिंग थी उसी को ये कह सकते हैं कि बादामी केव्स में था। उसके बाद सिताना वसल अगर हम लोग बात करें तो ये तमिलनाडु में है। ये रॉक कट जैन टेम्पल है, ठीक है, पाद्यान एरा का, तो ये भी ध्यान रखना है। मेनली यहाँ पे ये जो केव है ना, इसमें आपका जैन थीम्स और सिम्बोलिज्म को ये डेडिकेट किया गया है। फिर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलोरा केव, ये जो केव है इसमें आप देखोगे काफ़ी सीक्वेंस ऑफ मॉन्यूमेंट्स दिखाया जाता है। और यहाँ पे हार्बर, हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन टेम्पल सब है यहाँ पे। एलिफेंटा और गारापुरी केव्स की बात करें तो ये सारे केव्स जो है ये मिड 5th और 6th सेंचुरी में ये बने गए थे। और यहाँ पे हिंदू, हार्बर, बुद्धिस्ट टेम्पल्स आपको देखने को मिलेंगे। तो ये ध्यान रखना है कि किस तरीके के केव में किस तरीके के यहाँ पे हिंदू, बुद्धिस्ट या जैन किसकी टेम्पल है यहाँ पे, वो भी ध्यान रखनी है। तो ये रहे हमारे पूरे केव्स के बारे में जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और टाइम के हिसाब से आप लोग को सारी चीज़ें पता होना चाहिए। जैसे कि क्लासिफिकेशन भी देखिए कि इंडियन स्टोन एज का, तो हमारे यहाँ पहले लोअर पैलेओलिथिक है, फिर मिडिल पैलेओलिथिक है, फिर अपर पैलेओलिथिक है। तो इसका टाइम पीरियड भी आप देख सकते हो, समटाइम्स ये पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पे 20 लाख BCE है, 1 लाख BCE है, और यहाँ पे 40,000 BCE है, 10,000 BCE है। तो ये आपको पूरा ड्यूरेशन देख लेना है कि कब से कब तक का ये लोअर पैलेओलिथिक है, कब से कब तक का मिडिल है, कब से कब तक का अपर है। फाइन, फिर न्यूलिथिक और न्यू एज स्टोन एज भी आप लोग देख सकते हो। तो ये भी आप लोग को ध्यान रखना है। फाइन, अब आते हैं एक बार रिकॉल कर लेते हैं केव पेंटिंग के बारे में, क्योंकि इंडोनेशिया में वर्ल्ड की सबसे पुरानी केव पेंटिंग पाई गई है। तो इसलिए अब ये हमारे इंडिया के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमारे इंडिया में केव पेंटिंग का स्टार्टिंग कब से हुआ, किस किस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट एरा में जो है ये केव पेंटिंग का डेवलपमेंट हुआ, क्या डिफरेंस था प्री हिस्टोरिक और हिस्टोरिक में, साथ ही साथ क्या क्या टेक्निक यूज़ किए जाते थे दोनों पीरियड में, ये हमने देखा। फिर यहाँ पे अपर पैलेओलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक केव पेंटिंग में क्या डिफरेंस है वो देखें। आज के डेट में जो फेमस केव पेंटिंग एग्जिस्ट कर रहा है इंडिया में जो कि 7 स्टेट में है, इसके बारे में हमने मैप के थ्रू देखा। कुछ और जो एग्जांपल है केव पेंटिंग का जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसके बारे में हमने देखा। कमिंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल जो कि यहाँ पे है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में, क्योंकि 23 जनवरी 2021 को इंडिया सेलिब्रेट किया है 125th बर्थ एनिवर्सरी जो कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की है। और इसको हम लोग 23 जनवरी को हम लोग पराक्रम दिवस भी कहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, कई बार पूछा जा सकता है कि पराक्रम दिवस क्यों और कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो 23 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है एवरी ईयर। और इस बार जो है ना ये हम लोग बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। तो पॉलिटिकल कैरियर अगर हम लोग सुभाष बोस जी की देखें तो ये काम करते थे पॉलिटिकल लीडर्स के अंदर, और चित्तरंजन दास जो थे उनके साथ ये काम करते थे। बोस जो है इनकी एक न्यूज़पेपर थी जिसका नाम था फॉरवर्ड, और बाद में उनका न्यूज़पेपर का नाम क्या हो गया, स्वराज। तो ये भी पूछा जाता है कि बोस का ये स्वराज न्यूज़पेपर के कौन एडिटर थे, तो ये आपको याद रखना है। बाद में ये चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बन गए थे कलकत्ता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के। और इनका रोल आप देखोगे तो एज ए यूथ लीडर था इंडियन नेशनल कांग्रेस में, वो भी लेट 90s में। और ये यंगर के लीडर थे रेडिकल विंग्स के भी, जो INC का था। फिर बाद में जो है आप लोग जानते हो कि इनको बहुत ही बार अरेस्ट किया गया है, और एक बार तो अरेस्ट करके इनको म्यांमार भेज दिया गया 1925 में। और वहीं पे इनका सस्पेक्ट लगाया जा रहा है कि एक इनका आशंका लगाया गया था कि ये सीक्रेट रिवोल्यूशनरी मूवमेंट में पार्टिसिपेट किए।
इनकी बुक है द इंडियन स्ट्रगल, ये ध्यान रखना है, जिसमें कि हमारे कंट्री के इंडिपेंडेंस मूवमेंट को जो कि 1920 से लेकर 1934 के बीच में जितनी भी है उनको यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। इनका रोल अगर आप देखोगे कि जो ये आईएनसी के प्रेसिडेंट भी थे 1930s में, तो उस समय इनका क्या रोल था। उस समय ये इलेक्ट हुए थे प्रेसिडेंट के जैसा, जो कि हरिपुर सेशन ऑफ आईएनसी में। और उसके बाद जो है कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम्स ये लेकर आए थे इंडस्ट्री डेवलपमेंट के लिए। साथ ही नेशनल प्लानिंग कमेटी भी जो है ये सेटअप किए थे, और इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो थे वो उस समय चेयरमैन थे। 1939 में त्रिपुरी सेशन जो था उनके उसमें आप देखोगे अगेन इनको प्रेसिडेंट बनाया गया था, और उसके बाद इनके द्वारा ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक का फॉर्मेशन हुआ था। और उसके बाद आप देखो कि नेताजी का जो रेडिकल एक्टिविटीज़ था, यहाँ पे ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट जो है उनको ये हाउस अरेस्ट कर लिए थे। नेताजी ये बिलीव करते थे ना कि इंडिया जो है वो खुद को लिबरेट नहीं कर सकता अनलेस जब तक मिलिट्री कैंपेन जो है लॉन्च नहीं किया जाएगा इंडिया के बाहर। इट मीन्स कि इनका ये मानना था कि इंडिया में अगर हम लोग स्वतंत्रता के लिए लड़ाई कर रहे हैं तो इसकी जो पहुँच है, इसकी जो आग है वो इंडिया के बाहर भी होनी चाहिए। तो ये कुछ और भी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना चाहते थे। साथ ही साथ अगर इनकी मिलिट्री एक्टिविटी हम लोग देखें, जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुआ था, तो जर्मनी ये जब पहुँचे थे 1942 में, तो इनके द्वारा आज़ाद हिंद रेडियो स्टार्ट किया गया था और फ्री इंडिया सेंटर इस्टेब्लिश किया गया था। फिर वो सिंगापुर पहुँचे थे जुलाई 1943 में, और उनके द्वारा इंडियन नेशनल आर्मी में ये चार्ज लिए थे इसका, और आज़ाद हिंद फौज का भी। फिर अपनी 3 डिविजन्स को ये और ज़्यादा बढ़ाए थे, और इंडियन नेशनल जो आर्मी है ये इस्टेब्लिश किया गया था मोहन बोस के द्वारा, रास बिहारी बोस के द्वारा, जो कि वेटरन नेशनलिस्ट थे। उसके बाद सिंगापुर में देखिए इनके द्वारा एक इंडियन गवर्नमेंट इन एग्जाइल ये फॉर्म किया गया, द आज़ाद हिंद गवर्नमेंट। ये प्रोविजनल गवर्नमेंट थे जिनकी अपनी खुद की करेंसी थी, कोड थी, सिविल कोड था, आर्मी था और नेशनल एंथम था। 1943 में चल के इनको हेड बनाया गया स्टेट ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट के, और उसमें ये डिक्लेयर हुए थे वॉर ऑन ब्रिटिश फॉर द लिबरेशन ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया को लिबरेट करने के लिए, वो भी ब्रिटिश सरकार से। तो इनमें ये डिक्लेयर किया गया था वॉर। ठीक है, इंडियन नेशनल आर्मी की अगर बात करें तो यहाँ पे एक चलो दिल्ली का भी एक नारा लगाया गया था, जिसमें कि मोयरांग रिस्ट मोयरांग इन मणिपुर और शुक द ब्रिटिश कॉन्फिडेंस। द इंडियन नेशनल आर्मी जो थे वो यहाँ पे एबल थे कि जो रंगून था उनको वो वापस जीत लिए, इम्फाल को भी वापस जीत लिए, अंडमान एंड निकोबार को भी वापस जीत लिए। नेताजी का नाम जो है वो आप लोग जानते हो कि अंडमान एंड निकोबार के नाम पे ही रखा गया, शहीद एंड स्वराज। और 2018 में रॉस आइलैंड को, नील आइलैंड को और हैवलॉक आइलैंड का भी यहाँ पे रीनेम किया गया। तो रॉस आइलैंड का नाम बदल के नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप रख दिया गया, और नील आइलैंड का नाम रख के शहीद द्वीप रख दिया गया, और हैवलॉक आइलैंड का नाम बदल के ये स्वराज द्वीप रख दिया गया। तो ये अंडमान एंड निकोबार का जो 3 आइलैंड है, जो कि बहुत ही मेजर आइलैंड है, इसका भी नाम बदल के स्वराज ये आपका जो सुभाष चंद्र बोस जी के नाम पे रखा गया। तो इसको भी एक बार याद कर लीजिए। यहाँ पे ग्रेट सैल्यूटेशंस है एवरी आर्मी पर्सनल का, जो कि आज के भी डेट में यूज़ करते हैं, जय हिंद। जो कि आप लोग देखते हो कि बहुत सारे जो है जय हिंद भी हम लोग यूज़ करते। तो जय हिंद जो है ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ही दिया गया था। ठीक है, कैसे इनकी आइडियोलॉजी जो है वो डिफरेंट है दूसरे आइडियोलॉजी के साथ, जैसे कि गांधी जी की या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो सोच थी उनसे ये डिफरेंट इनकी सोच थी। तो नेताजी जो है आप देखो कि कांग्रेस से डिपार्चर होने के डिस्पाइट ही उन्होंने अपने एफर्ट्स को देखा, इंडियन नेशनल आर्मी को देखा, और अपनी मेन स्ट्रीम जो चीज़ ज़रूरत थी, यानी कि फ्रीडम स्ट्रगल का, जिसको कि वाकई में गांधी जी लीड कर रहे थे, नेहरू जी लीड कर रहे थे और कांग्रेस पार्टी लीड कर रही थी। इसीलिए ये देखने को मिलता है कि आइडियोलॉजिकली आप देखोगे तो इनका जो वैल्यूज़ था वो सिमिलर था, बट उनकी जो लीड करने की जो अपना एटीट्यूड था वो डिफरेंट था। सिमिलैरिटीज़ अगर इनके आइडियोलॉजी में हम लोग देखें तो इनकी जो डेडिकेशन थी नेशनल कॉज को लेकर, कि हमारे यहाँ जिस तरीके से ब्रिटिश काम कर रहे हैं और जिस तरीके से हमारे वैल्यूज़ को नीचा दिखा रहे हैं, हमारे यहाँ कास्टिज़म आ गया, अनटचेबिलिटी आ गई, गरीबी आ गई, तो इन सारी चीज़ों को हमारे इंडिया से हटाना है। तो एक जो हमारा डेडिकेशन था नेशनल कॉज को लेकर, तो ये सारे लीडर्स में सेम था। लिबरल और बिलीवियर आप देखोगे विमेन इक्वालिटी का, यानी कि यहाँ पे गांधी जी हो या फिर सुभाष चंद्र बोस जी हो, इन सब का ये मानना था कि विमेंस की जो हमारी सोसाइटी में इक्वालिटी की बात की जाती है तो वो इक्वल होना चाहिए। साथ ही शेयर द विज़न ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी ऑफ कंट्री, ये सब लीडर्स इतना मानते थे कि हमारे यहाँ कल्चरल डाइवर्सिटी है और रिलीजियस डाइवर्सिटी है, डिफरेंस है हमारे यहाँ,
तो गांधी जी के द्वारा आप देखो कि अनटचेबिलिटी को लेकर जो छुआछूत है हमारे आर्टिकल 17 में रखा गया, उसके अगेंस्ट में इनके द्वारा काफ़ी काम किया गया। साथ ही जनगण मन, इसको नेताजी के द्वारा ही चूज़ किया गया था क्योंकि ये सेकुलर कंपोजिशन है। जनगण मन इट मीन्स कि इसमें कोई भी तरीके का धर्म को हम लोग नहीं शो कर पा रहे हैं, ना ही कोई रिलीजन को शो कर पा रहे हैं, मीन्स वही वाह। तो ये हमारा सेकुलर नेशंस को, सेकुलर फीलिंग्स को निकाल के ला रहा है, इसलिए हम लोग जनगण मन को इस्तेमाल करते हैं। ये सारे कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जहाँ पे आप देखोगे कि इनके आइडियोलॉजीज सेम थी, बट कुछ ऐसे भी पॉइंट्स है जहाँ पे आपको इनके आइडियोलॉजीज डिफरेंट देखने को मिलेंगे। संवैद जो पॉलिटिकल सिस्टम है नेताजी का, नेताजी चाहते थे जस्टिस, इक्वालिटी और लव, जो कि एक बेसिस था इनके सोशलिज्म का। तो यहाँ पे वो एफिशिएंसी और डिसिप्लिन भी वो मेंटेन करते थे। लेकिन वहीं अगर आप लोग देखोगे, नेहरू और गांधी जी के द्वारा जो है इसको इंडोर्स नहीं किया जाता था। नेताजी बिलीव करते थे नॉन वायलेंस में, तो ये एक आइडियोलॉजी था, बट ये नॉट ए क्रीड। यानी कि आप देखो कि यहाँ पे गांधी जी का क्या कहना था कि नॉन वायलेंस होना चाहिए और सत्य के रास्ते पे चलना है, बट नेताजी को लगता था कि अगर हम लोग को नेशनल मूवमेंट्स को लीड करना है तो इसमें हम लोग को एक नॉन वायलेंस की तो ज़रूरत है ही, लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं वायलेंस की भी ज़रूरत होगी। हम लोग बिना हिंसा किए हुए, बिना दंगा फसाद किए हुए, बिना मीन्स एक होता है ना तोड़ फोड़ किए हुए, नुकसान किए हुए, हम लोग अपने भारत को आज़ाद नहीं दिला सकते। तो वायलेंस पे ये बिलीव करते थे। नेताजी चाहते थे कि कंट्री को, कि वो इंडस्ट्रियलाइजेशन जैसा ग्रो हो, जैसे कि ब्रिटिश अपने यहाँ इंडस्ट्री को ग्रो कर रहे थे, वैसे नेताजी का भी मानना था कि हमारे यहाँ जो इंडस्ट्री ग्रो हो रही है और ग्रो होनी चाहिए। लेकिन ऐसे आपको गांधी जी नहीं दिख रहे थे। गांधी जी का कहना था कि हमारे यहाँ विलेज इकोनॉमी सेल्फ सफिशिएंट होनी चाहिए। जैसे आज की डेट में आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं ना, तो वैसे ही गांधी जी की भी पहले यही सोच थी। साथ ही नेताजी की अगर आप लोग देखोगे तो इनकी पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव जो थी वो अनडाइल्यूटेड इंडिपेंडेंस था, और ये गांधी जी जो है इन बातों को वो सेटिस्फाई नहीं करते थे। इट मीन्स कि कॉन्फ्लिक्शंस जो है उनके काम करने के तरीके में कॉन्फ्लिक्शंस था, बाकी इनका जो मंशा था कि इंडिया को आज़ाद कराना है, ये सबके अंदर वो सेम था। साथ ही साथ आप देखो कि सुभाष चंद्र बोस की लाइफ के बारे में बताया जा रहा है, तो थोड़ा बहुत यहाँ पे आप लोग एक झलक देख सकते हो। 1920 में इनके द्वारा इंडियन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन को क्लियर किया गया। 1921 में इनका जो है एक न्यूज़पेपर निकाला गया जो कि स्वराज नाम है। 1925 में इनको बर्मा के जेल में भेज दिया गया था। फिर 1920s में अगेन जो है ये ऑथर्ड थे द इंडियन स्ट्रगल के। 1929 में ये प्रेसिडेंट बने AITUC के बारे में, AITUC का, इसके बारे में भी देखेंगे। 1938 में ये हरिपुरा सेशन में प्रेसिडेंट बने। 1939 में इनको प्रेसिडेंट बनाया गया त्रिपुरी सेशन में, और 1942 में इंडिया से ये निकल गए थे, और उसके बाद आज़ाद हिंद रेडियो और फ्री इंडिया सेंटर जर्मनी में वो स्टार्ट किए थे। 1942 में इंडियन नेशनल आर्मी में उन्होंने अपना एक वो चार्ज लिए थे इंडियन नेशनल आर्मी का, वो भी सिंगापुर में। तो इस तरीके से इनकी कार्यकाल थी, इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। आइए एक एक करके देखते हैं। यहाँ पे AITUC के बारे में है, यानी कि यहाँ पे चित्तरंजन दास, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस जो थे वो प्रेसिडेंट थे ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के। और ये तो आपको पता ही है कि वो 1920 में सिविल सर्विस की एग्ज़ाम ये क्रैक किए थे। भगवत गीता से ये काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड थे, और स्वामी विवेकानंद की टीचिंग के द्वारा भी उनका जो कहना था, उन सारे बातों को नेताजी सुभाष चंद्र बोस बहुत मानते थे। अगर नेताजी के आइडियोलॉजी आप सोशलिज्म के ऊपर देखोगे तो वो सोशलिस्ट थे, जिनको लगता था कि हमारी सोसाइटी को और आगे बढ़ाना है, और यहाँ पे जो इतना मतभेद होता है मेल फीमेल के बीच में वो नहीं होना चाहिए। और प्राइमरी जो डिस्टिंक्शन था कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट को लेकर, इनका ये मानना था कि ये सोशलिस्ट पे ज़्यादातर ध्यान देते थे, और वो चाहते थे कि एक वर्कर्स और जो पीजेंट है ऑर्गेनाइजेशन है उसको वो प्रमोट करें। साथ ही वो पीपल्स को लिबरेट करना चाहते थे सारे तरीके के बॉन्डेज से, यानी कि कोई भी तरीके का बॉन्डेज नहीं होना चाहिए ह्यूमन बींग में, वो इनको लिबरेट करना चाहते थे। तो ये पूरी सुभाष चंद्र जी के बारे में बात है। ये आप लोग इसको कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन जो पर्सनल फिगर्स के बारे में बात करते हैं हम लोग, पर्सनालिटीज़ के बारे में बात करते हैं एथिक्स में, तो वहाँ पे आप लोग को ये सारे जो इतने, ये पूरा जो आर्टिकल है ना, ये काफ़ी हेल्प हो पाएगा। तो याद रखिएगा इनके बारे में ईच एंड एवरी डिटेल्स, जो कि आपका हिस्ट्री से भी रिलेटेड है, कल्चर में भी काम आ जाएगा, एंड देन यहाँ पे आपका एथिक्स के पेपर में भी काम आ जाएगा। कमिंग टू द थर्ड आर्टिकल जो कि है प्रबुद्ध भारत जर्नल। तो रिसेंटली प्रबुद्ध भारत जर्नल जो है वो सेलिब्रेट किया गया इनकी 125th एनिवर्सरी। तो ये है कौन? प्रबुद्ध भारत और ऑकेंड इंडिया। ये एक इंग्लिश लैंग्वेज मंथली जर्नल था जो कि रामकृष्ण मिशन का था। तो ये याद रखना है, प्रबुद्ध भारत, ठीक है। प्रबुद्ध भारत जो है इसका फाउंडेशन कब हुआ? 1896 में।
और साथ ही साथ आप लोग देखो कि लॉन्गेस्ट रनिंग मंथली इंग्लिश मैगजीन है, यानी लंबे समय तक हमारे कंट्री में चला। और कुछ ल्यूमिनरीज है जैसे कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, सिस्टर निवेदिता और अरबिंदो है, ये सब जो है जो कि इस जर्नल में लिखते थे। अदर पब्लिकेशन आप रामकृष्ण मिशन का देखोगे तो ये है उद्बोधन, बंगाली मंथली मैगजीन था ये। और ये है वेदांता की सारी जो कि कल्चर और स्पिरिचुअल मैगजीन था। रामकृष्ण विजयम की अगर आप देखोगे तो ये आपका तमिल मंथली मैगजीन था जिसको 1921 में स्टार्ट किया गया था। यहाँ पे रामकृष्ण मिशन के बारे में समझिए कि इनके द्वारा कलकत्ता में आपका राम कृष्ण मिशन को फाउंड किया गया था नियर कलकत्ता बाय विवेकानंद के द्वारा। और यहाँ पे क्या था कि जो वेदांता की टीचिंग थी उसको फैलाना है। इट मीन्स कि लाइफ ऑफ द हिंदू सेंट रामकृष्ण का यहाँ पे पूरी तरीके से जीवनी था। और यहाँ पे जो सोशल कंडीशन है इंडियन पीपल्स का उसको और ज़्यादा इम्प्रूव करना है। ये फिलैंथ्रोपिक और वॉलेंटियर ऑर्गेनाइजेशन था। मिशन का क्या मोटो था? मिशन का मोटो था आत्मानो मोक्षतम जगत हित्य चा, यानी कि फॉर वन ओन सेल्वेशंस एंड फॉर द वेलफेयर ऑफ द वर्ल्ड। ऑर्गेनाइजेशन जो है ये 3 कोर आइडिया में बेस्ड था, यानी कि काम एक पूजा है, पोटेंशियल डिविनिटी ऑफ द सोल है और हार्मनी ऑफ रिलीजन। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। छोटी सी आर्टिकल है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आपकी खेलो इंडिया यूथ गेम्स है जो कि 2021 में होने वाला है। और इसमें हमारे यहाँ के कुछ इंडिजिनस स्पोर्ट्स को इंक्लूड किया जा रहा है। रिसेंटली जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर है उनके द्वारा अप्रूव किया गया है 4 ऐसे इंडिजिनस गेम जो कि आप खेलो इंडिया यूथ जो 2021 में होने वाला है उसका ये पार्ट है। तो इसमें क्या क्या है? घतका है, कलारी पत्तू है, थांगता है और यहाँ पे माला खंबा है। ठीक है, और इसके साथ योगासन भी है। तो चलिए देख लेते हैं खेलो इंडिया प्रोग्राम। ये हमारा एक पार्ट है नेशनल प्रोग्राम का जो कि यहाँ पे खेलो इंडिया है, इसको रिवाइव किया गया था 2017 में। खेलो इंडिया प्रोग्राम को इंट्रोड्यूस किया गया है जिससे कि हमारे इंडिया में जो स्पोर्ट्स की कल्चर है उसको और ज़्यादा बढ़ाया जा सके, ग्रास रूट लेवल से इसको बढ़ाया जा सके। ठीक है, और हमारे कंट्री में जो स्पोर्ट्स की चर्चा है और स्पोर्ट्स में इतना जो ध्यान नहीं है लोगों का उसका ध्यान आकर्षित करना है। एक एक करके देख लेते हैं। कलारी पत्तू के बारे में देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके प्रीलिम्स में डायरेक्टली पूछा जा सकता है। ये मार्शल आर्ट फॉर्म है केरल का। ठीक है, ये कलारी पत्तू जो है ये डिफरेंट टेक्निक्स होते हैं यहाँ पे, यानी कि फिजिकल बॉडी एक्सरसाइज होती है, फाइट होता है स्टिक को यूज़ करके या फाइट होता है जो तलवार वगैरह को यूज़ करके, और बेयर हैंड एक्सरसाइज होते हैं। तो इन सब का नाम भी आप लोग याद कर लीजिएगा। कुछ और फोकस आप कलारी पत्तू का देखोगे तो ये स्पेशलाइजेशन है क्योंकि हमारे यहाँ की मेडिसिनल प्रैक्टिस भी यहाँ पे देखने को मिलती है। इट मीन्स कि कलारी ट्रीटमेंट होता है, एक टाइप का एक सिस्टम ऑफ मेडिसिन है जो कि इस करिकुलम का पार्ट भी है। तो ये कहाँ का कलारी पत्तू है? तो ये मार्शल आर्ट है केरल का। अब सेकंड है यहाँ पे मालाकंब। तो मालाकंब आप देखो ये ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स है, वो भी जिम्नास्ट परफॉर्मर का। और यहाँ पे आपका योगा वगैरह भी होता है और रेसलिंग भी होती है। और यहाँ पे वेरियस टाइप ऑफ मलाकंब है, जैसे कि मलाकंब ऑन केन है, उसके बाद मलाकंब है, पोल मलाकंब है, पोल में और हैंगिंग भी है। तो इस तरीके का आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे घतका। तो घतका क्या है? एक स्टाइल है जिसमें कि वुडन स्टिक, लकड़ियों के जो स्टिक होते हैं उससे ये लड़ाई होता है। और ये घतका आपका पंजाब में है और इसकी जो ओरिजिनेशन है 15वीं सेंचुरी में हुई थी। ये एक स्टिक फाइटिंग है, यानी कि यहाँ पे आपका जो है तलवारों से लड़ाई होती है 2 और 2 से ज़्यादा प्रैक्टिशनर के बीच में। और ये जो आपका वुडन स्टिक है इसको सोती कहते हैं, तो ये भी ध्यान रखना है। फिर है थांगटा। थांगटा कहाँ का है? तो मणिपुर का मार्शल आर्ट है जिसको कि आर्ट ऑफ द शॉर्ट और स्पेयर कहते हैं, यानी कि जो आपका तलवार और भाला है उसको लेकर ये लड़ाई होता है। डेडिकेटेड फाइटिंग है, स्किल और वर्शिप का। यहाँ पे बहुत सारे एक्सटर्नल वेपन भी आपका इंक्लूड है, जैसे कि शॉर्ट है, जैसे आपका ये तलवार है, भाला है, डैगर्स है। तो ये सारी चीज़ों को यूज़ करके यहाँ पे आपका लड़ाई किया जाता है। फाइन, तो यहाँ पे आपको मेनली ये 4 जो आपका इंक्लूड किया गया है हमारे खेलो इंडिया गेम्स में। तो इसको आप लोग के बारे में, आपको इन लोग के बारे में डिटेल पता होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन इसी से बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। फाइन, तो हमारे जो 4 टॉपिक थे कल्चर के वो कंप्लीट हो गए हैं। अब नेक्स्ट आप लोग को जो न्यूज़ इन शॉर्ट है वो मैं कल आपको प्रोवाइड कर दूँगी। उसके अलावा जो सिक्योरिटी का एक लेसन है वो आपका प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो 2-3 दिन और ये चलेंगे और उसके बाद आपका ये मैगजीन्स कंप्लीट हो जाएगा। तो मिलते हैं हम लोग कल। और आज ये लेसन अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, कोई डाउट कोई सजेशंस होती है तो कमेंट कीजिए। और आप लोग की जो फॉर्म आ चुकी है फॉर्म को ज़रूर फिलअप कर लीजिए। यूपीएससी प्रीलिम्स जो भी 2021 में अपना बैठना चाहते हैं, अटेम्प्ट लेना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर फॉर्म अच्छे से पढ़ लीजिए, जल्दी भर लीजिए क्योंकि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है। और साथ ही साथ आप लोग को टेस्ट सीरीज़ लगानी है विजन आइज की, तो उसके लिए भी आप लोग मेल कर सकते हो ऋषिका CH, जैसे कि आप लोग को पता होगा हमारा मेल ID rishikaCH77@gmail.com। अगर आप लोग को विजन आइज की टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करनी है या फिर और कोई भी बातें हैं तो वो सारी चीज़ें भी आप लोग अपनी परेशानियां मेल कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल हम लोग। थैंक यू।